वेरी वॉल वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका मेरे इस नॉलेज प्रोवाइडर के इस चैनल में। और आज का टॉपिक है हमारा एक फाइटर एयरक्राफ्ट के ऊपर में, जिसका नाम है Su-30 MKI, दैट इज़ सुखोई 30 MKI। इसके बारे में सब चीज़ बताने से पहले हम पहले इसके डिटेल या फिर इसके हिस्ट्री को ज़रा समझ लेते हैं कि हिस्ट्री क्या बोलती है इसकी। ये जो एक्चुअली एयरक्राफ्ट जो आपका तैयार हुआ था, ये जो फाइटर प्लेन जो आपका तैयार हुआ था, ये एयर सुपेरियॉरिटी के लिए था, मतलब एयर में डोमिनेट करने के लिए, या एयर किसी भी एयरफोर्स अगर ये इसको लेती है तो फाइटर एयरक्राफ्ट में ये डोमिनेंसी प्रूफ करने के लिए था, जिसको हम एयर सुपेरियॉरिटी फाइटर बोलते हैं। इसकी खास बात क्या थी? इसका स्पेसिफिकेशन था वो ग्राउंड अटैक के लिए नहीं था, इसका एयर स्पेसिफिकेशन था वो एयर टू एयर कॉम्बैट के लिए ज़्यादा स्पेशलाइज्ड माना जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपका ग्राउंड अटैक नहीं कर सकता ये, बट ये ज़्यादा परफेक्शन आपका एयर टू एयर कॉम्बैट में ज़्यादा एक्सिक्यूशन करता है प्रॉपर से। इसको डिराइव किया गया था आपके सुखोई 27 से, मतलब Su-27 से इसको डिराइव किया गया। आप देखते होंगे सुखोई की कई वर्जन्स आते गए, अपग्रेड आते गए, तो एक अपग्रेड आपके लेट 2000s में आया, दैट इज़ सुखोई 30 MKI। तो एक नया डिराइव्ड वर्जन Su-27 से इसको बनाया गया, जिसको हमने जिसको Su-30 MKI कहा गया। इसका Su-30 MKK वर्जन वो जो है आपके चाइना के पास है, लेकिन हमारा जो Su-30 MKI है अब एडवांस हो गया और कई को तो सुपर सुखोई में चेंज करने की बात भी चल रही है। स्टार्टिंग जब इसको Su-27 से डिराइव किया गया, तो Su-27 से डिराइव किया गया ये आपके 1995 में इसको डिराइव किया गया। 1995 में इसको डिराइव किया गया और इंडिया को एज अ प्रपोजल दिया गया कि आप ये फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदिए। इंडिया इसमें इंटरेस्टेड भी था। इंडिया ने लगातार इसके 2 साल तक इसके इवैल्यूएशन किया, इसको जांचा परखा और नेगोशिएशन किया प्राइस के कंसर्न को लेके, और बात बनी जस्ट 2 साल बाद, दैट इज़ ऑन 30 नवंबर 1996 को एक बात बनी और इंडिया और रशिया एग्री हो गए कि वे ये आपके इंडिया ने कि वो 50 आपके Su-30 MKI को परचेस करेगा। और ये जो Su-30 MKI हैं वो 5 बैचेस में डिलीवर होंगे। इसमें पहला बैच था जो सिर्फ आपका 8 एयरक्राफ्ट का था। 8 एयरक्राफ्ट पहले आएंगे, पहली खेप में आएंगे, जैसे अभी राफेल आ रहे हैं खेप में 2 या 3 या 5 ऐसे करते करते आ रहे हैं, वैसे ही पहले खेप में जो हमारा ये आपका Su-30 MKI या जो बेसिक वर्जन था, इसमें ज़्यादा मॉडिफिकेशन था, ये बिल्कुल बेसिक वर्जन था, डिराइव्ड वर्जन था Su-27 से। उसके बाद जो नेक्स्ट आपके 10 बैच में आए, तो दूसरा बैच आया वो 10 का था, जो आपके फ्रेंच और इजरायली एवियोनिक्स से लेस था। तीसरा बैच आया वो भी 10 का बैच था। चौथा बैच आया वो 12 का बैच था। और 12 के बाद जो लास्ट बैच आया, जो 5वां बैच आया, वो आपका 10 सुखोई 30 MKI का 10 प्लेन्स का जो बैच था वो डिलीवर किया गया। 50 एयरक्राफ्ट ये डिलीवर हो ही गए थे। इंडिया ने फिर एक और डिसीजन लिया। इंडिया ने इसके फ्लीट को और स्क्वाड्रन को इंक्रीज़ करने का सोचा, और इसके लिए अक्टूबर 2000 में डिस्कशन भी हो गई रशिया के साथ। तो रशिया के साथ ये डिस्कशन इंडिया का चल ही रहा था कि हम और ज़्यादा सुखोई 30 MKI को या Su-30 MKI को परचेस करें। अक्टूबर 2000 में ये डिस्कशन चला और दिसंबर 2000 तक आते आते ये डील फाइनलाइज हो जाएगा कि अंडर लाइसेंस प्रोडक्शन इंडिया भी इसके इन आपके फाइटर एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर करेगा हमारे ही देश में। तो लाइसेंस आपके रशिया ने इसको लाइसेंस कर दिया और इसके लाइसेंस प्रोडक्शन के लिए HAL जो था वो इसका प्रोडक्शन इन्होंने करना स्टार्ट कर दिया। तो इंडिया में बनने लगे आपके 140 एयरक्राफ्ट की डील थी, जो इंडिया में ये आपके एयरक्राफ्ट को बनना था, और बाकी जो 50 एयरक्राफ्ट है जो 5 बैचेस में आएंगे, इसको रशिया ने डिलीवर किया। इसका जो प्लांट खोला गया वो आपका नासिक का प्लांट था, जो कि ज़्यादा स्पेसिफाइड है आपके Su-30 MKI फाइटर प्लेन्स को बनाने में। तो वह मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जो आपका नासिक में लगा है। अब आप जान रहे होंगे कि नासिक प्लांट को अब डिराइव किया जा रहा है ताकि वो तेजस के लिए उसको मैन्युफैक्चर किया जाए, ताकि उसको चेंज किया जा रहा है, क्योंकि अब Su-30 MKI का प्रोडक्शन अब आगे जाके बंद होने वाला है। तो ये पावर आपके जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है इसको फिर तेजस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो 140 का इसमें क्या, तो टोटल जो एग्री हुआ, मतलब इंडिया ने टोटल 272 एयरक्राफ्ट का पूरा एग्रीमेंट साइन किया रशिया के साथ, जिसमें इंडिया खरीदेगा आपके 272 एयरक्राफ्ट्स को,
और इन 272 एयरक्राफ्ट में से इनमें से 50 हैं वो रशिया डिलीवर करेगा, जो 5 बैचेस में हमको डिलीवर होने थे। नासिक प्लांट में आपका प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया था और ये एयरक्राफ्ट बनने चालू हो गए थे। इतने ज़्यादा अमाउंट में इंडिया में ये क्यों है? तो मेरा ये टॉपिक यहाँ पर है कि इतने ज़्यादा अमाउंट में, इतने ज़्यादा परसेंटेज में इंडिया ने क्यों, कि आज ये एयरक्राफ्ट इंडिया का बैकबोन कहलाता है। इसको इंडिया का बैकबोन ऐसा क्यों बोलते हैं? आप देखते हो कॉस्ट सुपीरियरिटी में ये आपके कम कॉस्ट में एयर सुपीरियरिटी फाइटर अगर हमको मिल रहा है तो इससे अच्छी बात क्या थी हमारे लिए। ये लेट 2000 में या लेट 2000 का सबसे अच्छा था, 4.5 जनरेशन का फाइटर था जो बहुत अच्छा एयर सुपीरियरिटी फाइटर था। ये ट्विन फाइंड एयरक्राफ्ट था, ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट था और ये एयर सुपीरियरिटी का और साइज़ में बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट था। तो आप इसकी साइज़ को अगर बाकी एयर सुपीरियरिटी फाइटर से कंपेयर करेंगे तो इसका साइज़ उन सबसे ज़्यादा बड़ा है। इसकी फ्यूल कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा है। इन सब चीज़ों के कारण ये और ज़्यादा इंडिया के नज़र में आ गया था। तो इंडिया ने इसको ज़्यादा अपने एयरफोर्स में शामिल करते गए और आज देखेंगे लगभग 6 स्क्वाड्रन्स और भी ज़्यादा 272 आप समझते हैं एक स्क्वाड्रन में आपके 18 से 20 फाइटर प्लेन्स लगते हैं, तो आप 272 है। इनमें से कई दुर्घटनाग्रस्त भी हो गए हैं। उसको ओवरकम करने के लिए इंडिया ने अभी और ज़्यादा आपके 12 या 10 सुखोई का और ऑर्डर दिया है जो और अभी बनेंगे। तो ये सब चीज़ तो आपके फाइटर एयरक्राफ्ट के हैं। बात करें इस फाइटर एयरक्राफ्ट के स्पेसिफिकेशन के बारे में कि क्या इसमें स्पेसिफिकेशन है। पहला तो ये बहुत बड़ा हैवी एयरक्राफ्ट है, एयर सुपीरियरिटी के लिए डिज़ाइन था। दूसरी चीज़ इसमें ये थी कि इसका जो आपका मैक्सिमम स्पीड है वो मैक्सिमम स्पीड है आपका 2120 किलोमीटर पर आवर, जो लगभग आपकी मैक 2 की स्पीड होती है। और ये स्पीड है इसकी हाई एल्टीट्यूड में, मतलब ये ज़रा ऊपर जाके अगर फ्लाई करेगा, हाई एल्टीट्यूड पे फ्लाई करेगा तो मैक 2 के आसपास स्पीड है। लो एल्टीट्यूड की अगर बात करें तो इसका हो जाता है आपका 1350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ जाती है, जो थोड़ी सी कम होती है लो एल्टीट्यूड में। तो ये तो बात रही इसके मैक्सिमम स्पीड की। इसका जो क्लाइंब रेट है वो क्लाइंब रेट आपका 300 मीटर पर सेकेंड, तो ये हवा में ऊपर की ओर उड़ता है 300 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, इतना ज़्यादा। और इसमें जो हार्ड पॉइंट्स हैं, मतलब इसमें आप मिसाइल्स लोड करने के लिए जो हार्ड पॉइंट्स हैं वो लगभग 12 हार्ड पॉइंट्स हैं जो मैक्सिमम होते हैं किसी भी फाइटर प्लेन में। तो सोचिए अगर 12 हार्ड पॉइंट्स होगा तो हम कितने सारे मिसाइल्स को इसमें लोड कर सकते हैं। बहुत सारे मिसाइल्स को ये फायर कर सकता है। साथ ही साथ इसमें एक ऑटो कैनन लगी हुआ है, दैट इज़ 1x30 mm की एक ऑटो कैनन इसमें लगी हुई है, बिल्कुल इसके फ्रंट पोर्शन के नीचे, जैसे आप इमेज में देख रहे होंगे। ये इमेज इसको एक डिफेंसिव चीज़ प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ ये कई आपके मिसाइल्स को फायर कर सकता है, एयर टू एयर मिसाइल्स को फायर कर सकता है, एयर टू सरफेस मिसाइल को फायर कर सकता है, आपके एंटी शिप मिसाइल्स को ये फायर कर सकता है, आपकी एंटी रेडिएशन मिसाइल्स को भी ये प्रॉपर बहुत अच्छे तरीके से फायर कर सकता है। तो ये सब चीज़ इसके बारे में बहुत बेहतरीन चीज़ है, जिसके कारण हमारे इंडियन एयरफोर्स में ये बहुत बड़े अमाउंट में शामिल है। तो ये काउंटर हमने परचेस किया क्योंकि जो आपका पाकिस्तान था वो ख़रीदा था उन्होंने, आपने देखा होगा 72 के आसपास उनके F-16 अभी भी उनके पास रखे हुए। इनको काउंटर करने के लिए हमने रशिया से ख़रीदा। तो हमारा ये सोचना ये था कि हम अगर एक F-16 को काउंटर करते हैं, क्योंकि वॉर सिनेरियो में आप ये समझते हैं कि एक फाइटर प्लेन को इंगेज करने से कम आपके पास 2 या 3 फाइटर प्लेन आना है। जैसा कि आप लड़ाई में भी देखें, नीचे आपके पास अगर स्ट्रेंथ है या नंबर है वो ज़्यादा होना चाहिए। तो हम इतनी अमाउंट में हमने ख़रीदा कि हम एक और USA के रिलेशन उतने परफेक्ट नहीं हुआ करते थे। रशिया हम आज भी हमको वेपन सप्लाई करता है, बट इंडिया ने आज अपना वेपन जो बाइंग ऑप्शन है वो बढ़ा लिया। हम इजराइल से और आपके रशिया से, इवन अमेरिका से भी बहुत बड़ी बड़ी डील्स कर रहे हैं। तो ये चीज़ है। अगर इसके और एक्सिक्यूटिव चीज़ के बात बताए, इसमें बहुत बेहतरीन आपका रेडार लगा हुआ है। वो रेडार है आपका, अगर देखेंगे यहाँ पर, दैट इज़ ऑल वेदर मल्टी मोड एयरबॉर्न रेडार्स लगे हुए हैं। इसकी रेंज जो है, इसका जो रेंज है वो है आपका 400 किलोमीटर का, 400 किलोमीटर्स की इसकी जो रेंज है, जिसको हम सर्च रेंज बोलते हैं, दैट इज़ सर्च रेंज। लेकिन इसका जो ट्रैकिंग रेंज है वो ट्रैकिंग रेंज 200 किलोमीटर की है और ये 15 टारगेट्स को एक साथ लॉक कर लेता है और 4 टारगेट्स को ये साइमल्टेनियसली इंगेज भी कर सकता है। तो एक फाइटर सोचिए 15 टारगेट को एक साथ लॉक करता है
और साथ ही साथ ये 4 जो भी आपके फाइटर्स है उसको इंगेज कर सकता है साइमल्टेनियसली। दूसरी खास बात ये है, इसके जो 2 इंजन्स है, द ट्विन इंजन्स इनको कहा जाए, ये पावर्ड है आपके ल्यूल्का सैटर्न AL31FB टर्बोफैन इंजन से ये लेस हैं। और आप देखेंगे कभी कोई रशियन इंजन्स को आप देखेंगे तो ये रशियन फाइटर प्लेन्स की खासियत ये होती है कि ये मनूवर बड़ा कमाल के करते हैं। स्टार्टिंग देखिए आप MiG-21 से देखिए, MiG-29 को देखिए और Su-30 MKI हमने जो परचेज़ किया है, तो इनमें मनूवर एबिलिटी बहुत कमाल के थे। एयर मनूवर एबिलिटी आपकी ये होती है कि हवा में ये बहुत तीखे मोड़ तुरंत लेते हैं, बहुत जल्दी से लेते हैं। आपके बाकी फाइटर प्लेन को टर्न करने में बड़ा टाइम लगेगा, लेकिन डॉग फाइट में ये चीज़ एडवांटेज देती है। खैर आजकल डॉग फाइट का उतना ज़माना नहीं, क्योंकि आजकल ऐसी रेंज की मिसाइल्स आ गई हैं, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स आ रही हैं, जिससे डॉग फाइट के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो BVR मिसाइल्स ने डॉग फाइट का ज़माना फाइटर्स प्लेन्स में ख़त्म कर दिया है। तो ये चीज़ एक और चीज़ है इसमें। दूसरी अगर बात करें ल्यूल्का इसके पास ल्यूल्का सैटर्न AL31FB टर्बोफैन्स इंजन तो है ही है, साथ ही इसकी एक स्पेशलिटी एक और भी है कि ये इतने ज़्यादा अमाउंट में हमारे कंट्री में इसलिए है क्योंकि ये ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव थे। हमको कम कॉस्ट में एक अच्छा फाइटर एयरक्राफ्ट मिल गया था जो एयर सुपीरियॉरिटी फाइटर था, और रशिया के सिवा हमको कोई इतना ज़्यादा डिलीवर, उस समय हमारे यूरोप के साथ उतनी अच्छी खासी बनती नहीं थी, तो हमारे पास रशिया ही एक ऑप्शन था, और रशिया ने काफ़ी अच्छा हमको ऑफ़र दिया था, इसलिए इतने बड़े अमाउंट में हमारे इंडियन एयरफोर्स में शामिल है। तो बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, और कमेंट करके बताइए कि मैं नेक्स्ट वीडियो कौन सा बनाऊँ। थैंक यू।